गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर ग्लोबल अस्पताल पर बुलडोजर चलने वाला है। दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अस्पताल संचालक को नोटिस भेजा है। नोटिस में 28 अक्टूबर की डेट दी गई है और उस दिनांक तक अस्पताल को खाली करना होगा। पीडीए का कहना है कि ग्लोबल अस्पताल ने नक्शा पास नहीं कराया था। एक मरीज को ब्लड प्लेटलेट्स के बदले कथित तौर पर मौसमी का जूस चढ़ाया गया और इसी मामले में अब ये कार्रवाई होनी है। सुर्खियों में ये पूरा अस्पताल आया था। कथित तौर पर जूस चढ़ाने के बाद मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद चर्चा का विषय बना था। खूब खबरें चलाई गई थी। आपको बता दें, ग्लोबल अस्पताल है ये, जहां पर कथित तौर पर मौसमी का जूस चढ़ाया गया था मरीज को। डेंगू का मरीज था और उसकी मौत हो गई थी। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता आलोक पांडे हमें देंगे। आलोक, अब इस अस्पताल पर बुलडोजर चलने वाला है, क्या लूप होल्स पाए गए और किस आधार पर यह कार्रवाई की जाएगी? जी एकदम, जो नोटिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस हॉस्पिटल को दिया, ये हॉस्पिटल सील था। जब से ये वाकया हुआ उसके बाद से इसको सील कर दिया गया था। तो अंदर कोई पेशेंट्स नहीं है, वो इट इज ऑलरेडी सील्ड, तो वो तो है ही। लेकिन कल एक नोटिस लगाया गया और ये नोटिस 19 तारीख का बताया जा रहा है। मतलब उसमें जो डेट लिखी हुई है वो 19 तारीख की लिखी हुई है और बेसिकली जो आप कह रही थी वही है। उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपने जो निर्माण है वो आपका अनअधिकृत है और आपने जो प्रावधान होते हैं उसके अंतर्गत उसको नहीं बनाया है। और ये भी लिखा है कि आपको 2021 में 2 बार मौका दिया गया कि भाई आप हमारे सामने उपस्थित हों और उसके बाद क्या कहते हैं आप अपना पक्ष रखें, लेकिन आप नहीं आए। और इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि 28 अक्टूबर यानी मेरे ख्याल से फ्राइडे तक 11 बजे तक आप इसको वो कर दीजिए, खाली कर दीजिए। और खाली करके उसके बाद की आगे की कार्रवाई फिर हम करेंगे। तो लेकिन आलोक, बड़ा सवाल ये है कि उसी वक्त कार्रवाई क्यों होती है जब कोई अनहोनी हो जाती है? देखिए, चाहे वो लखनऊ में होटल में अग्निकांड की बात हो या फिर अभी जब अस्पताल में ये मामला सामने आया, पहले प्रशासन क्यों नहीं जागता? ये बड़ा सवाल है। जी, ये भी बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल एक गंभीर ये भी है कि अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट है, उस जो डिस्प्यूटेड प्लेटलेट बैग था, उस मेडिकल रिपोर्ट की अभी तक कोई जांच हुई है। तो उस जांच में क्या आया ये भी अभी तक प्रशासन ने बताया नहीं है। लेकिन बहुत गंभीर मामला था। जैसा कि आपको याद होगा, ये जो आप विजुअल देख रहे हैं ये वही डिस्प्यूटेड प्लेटलेट बैग है। और ये जो रिश्तेदार हैं 32 साल के जो मरीज थे जो मर गए, उनका ये कहना है कि हमको ये बताया गया बाद में दूसरे डॉक्टरों द्वारा कि हमारे मरीज को मौसमी जूस और केमिकल्स मिला के चढ़ाया गया। अब ये सही है कि नहीं ये तो जांच ही बताएगी या जांच की रिपोर्ट का खुलासा होगा तब पता लगेगा। लेकिन इसके अगले दिन आपको याद होगा अर्जू, 10 लोगों को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और दीज पीपल, ये लोग एक फेक प्लेटलेट गैंग चला रहे और ये लोग प्लाज्मा को प्लेटलेट के रूप में पास ऑफ कर रहे थे। तो गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन पुलिस ने ये नहीं कहा था कि ये इस हॉस्पिटल से या इस केस से रिलेटेड है। लेकिन दोनों केसेस इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अब ये डेमोलिशन का नोटिस है। अब नोटिस का कोई जवाब ये लोग देते हैं या फिर कोर्ट में कोई कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये नोटिस कल चिपकाया जरूर गया है हॉस्पिटल के बाहर। चलिए, शुक्रिया आपका आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल पर अब बुलडोजर चलेगा। उधर हफ्ते भर पहले निर्वाचित कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में आधिकारिक रूप से पार्टी की कमान संभालेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में अपना कार्यभार संभालने से पहले खड़गे राजघाट जाएंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही खड़गे शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल, वीर भूमि पर वहां पर भी जाएंगे और समता स्थल पर भी देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और तस्वीरें आप देखिए, पहुंच चुके हैं इस वक्त राजघाट और वहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले हैं। बता दें कि इसके बाद शांतिवन भी जाएंगे और तमाम जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तस्वीरें आपको सीधा हम दिखा रहे हैं, राजघाट में पहुंचे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता हमें देंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमाशंकर। पहले से ही ये पता था कि वो राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद क्या क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है? जी देखिए, जैसा कि आपने बताया, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार जो है वो औपचारिक तौर पर संभालने जा रहे हैं। तो उससे पहले
वो महात्मा गांधी समेत तमाम जो जो महापुरुष हैं और जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद तकरीबन 10 बजे के बाद कांग्रेस मुख्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया है, जहां उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। उनको जीत का जो सर्टिफिकेट है वो सौंपा जाएगा। अध्यक्ष पद का औपचारिक पदभार वो संभालेंगे। उसके पहले सोनिया गांधी अपना विदाई भाषण जो है वो देंगी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अपना संबोधन देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि 24 साल बाद जो गैर गांधी जो एक अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जो औपचारिक तौर पे आज पदभार संभालने जा रहे हैं, वो कांग्रेस अध्यक्ष के कमरे में जाकर बैठेंगे। 24 साल से इस कमरे के बाहर गांधी का नाम रहा है, सोनिया गांधी का नाम रहा, बीच में राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने तो उनका नाम रहा। उसके बाद जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, फिर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी तो उनका नाम रहा। तो आज औपचारिक तौर पे उस कुर्सी पर जाकर वो बैठेंगे जो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी है, उनका कमरा है। और इस तरह से एक ऐतिहासिक दिन कांग्रेस पार्टी के लिए, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, जो 80 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने जा रहे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां कई होंगी आने वाले समय में। बिल्कुल, और क्योंकि खास मौका है, जिस तरह से आपने बताया ऐतिहासिक दिन रहेगा ये कांग्रेस के लिए, तो कौन कौन से दिग्गज इसमें मौजूद रह सकते हैं आज? जी देखिए, राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए कई हफ्तों से बाहर थे, वो खासतौर पे इस प्रोग्राम के लिए दिल्ली आए हैं। सोनिया गांधी तो रहेंगी ही क्योंकि वो अध्यक्ष हैं और वही कार्यभार सौंपेंगी मल्लिकार्जुन खड़गे को। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि एक लंबा जो इंतजार था कांग्रेस को अपने नए अध्यक्ष का, वो होने जा रहा है। और एक बड़ा समारोह है ये, कांग्रेस पार्टी का कमान सौंपने की समारोह है। तो जितने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेशन दाखिल कर रहे थे तो उस समय भी कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता थे उसमें मौजूद थे। तो यहाँ पे भी कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद रहेंगे इस मौके पर। चलिए, शुक्रिया उमाशंकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, राजघाट पहुंच चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। इसके बाद कार्यक्रम शुरू होना है, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे जहां पर तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे कांग्रेस के, और फिर आधिकारिक तौर पर वो कुर्सी संभालेंगे बतौर कांग्रेस अध्यक्ष। उनके सामने हालांकि चुनौतियां कई रहने वाली हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी जिक्र किया कि आने वाले चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को जोड़ कर रखा जाए, जो नेता धीरे धीरे छिटक रहे हैं उनको किस तरह से वापस कांग्रेस में मोड़ा जाए, ये सब चुनौतियां उनके सामने रहने वाली हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि 24 साल बाद कांग्रेस को गांधी परिवार से इतर एक अध्यक्ष मिला है और बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जाएंगी। आज आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष पद पर वो रहेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक से राज्यसभा सांसद रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2009 से लेकर 2019 तक खड़गे लोकसभा सांसद रहे और यूपीए के समय भी केंद्रीय मंत्री रहे और काफी अनुभव है उन्हें। 2014 से लेकर 2019 तक लोकसभा में कांग्रेस नेता रहे। कर्नाटक से लगातार 9 बार विधायक रहे हैं खड़गे। 80 साल की उम्र है उनकी और तजुर्बा उनका काफी है। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात है, आज ऐतिहासिक दिन है कांग्रेस के लिए। तमाम दिग्गज भी इस दौरान मौजूद रहेंगे जब खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे। हालांकि चुनौतियां उनके सामने कई हैं। 2024 में इलेक्शन होने हैं, इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव है और इस साल भी अभी हिमाचल में, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर भी कई तरह की चुनौतियां उनके सामने हैं। कौन कौन से स्टार प्रचारक हिमाचल में, गुजरात में उतरेंगे, ये भी देखना होगा और क्या क्या फैसले खड़गे लेते हैं बतौर कांग्रेस अध्यक्ष, ये देखने वाली बात होगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजघाट पहुंचे, उसके बाद शांतिवन जाएंगे और उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हफ्ते भर पहले ही निर्वाचित हुए हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आज आधिकारिक रूप से पार्टी की कमान संभालेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यभार संभालने वाले हैं, लेकिन इससे पहले राजघाट पहुंचे हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में अमला टोल नाके पर टोल कर्मियों और कार सवारों में फास्टैग को लेकर विवाद हो गया। विवाद इस हद तक बढ़ा कि 4 यात्रियों ने मिलकर टोल कर्मी पर हमला कर दिया और उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल टोल कर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर अमलोहा और आष्टा पुलिस मौके पर पहुंची।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब तक 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से टोल कर्मियों पर लात घूंसे बरपाए गए और उसके बाद एक टोल कर्मी को चाकू तक मारा गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और अब सीसीटीवी खंगाल रही है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अनुराग गौरी ने हमें दी। 3-4 लोग एक कार में सवार होकर उज्जैन के बख्शीपुर से भोपाल की तरफ एक बारात में जा रहे थे और यहीं पर इंदौर और भोपाल रोड पर अमलाहा टोल नाका है। यहाँ पर फास्टैग को लेकर इनका कुछ विवाद हुआ, क्योंकि बताया गया कि फास्टैग की जो खुद से स्वचालित रसीद है वो कटी नहीं और उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। तो इसके बाद इन लोगों ने वहां कार से निकले हैं, आप उन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इसके बाद इनका टोल कर्मी से विवाद होता है और इसके बाद कथित तौर पर इसमें से एक शख्स ने वहां नंद किशोर वर्मा, एक टोल कर्मचारी हैं, उनको चाकू मार दिया। घायल अवस्था में नंद किशोर वर्मा को भोपाल रेफर किया गया है और 3 लोग थे, एक शफाक खान और एक रमीज और समीर। इन तीनों लोगों को अमलाहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक शख्स इसमें फरार बताया जा रहा है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली थी, अमलाहा और आष्टा 2 जगहों की पुलिस वहां टोल नाके पर पहुंच गई थी। सीसीटीवी को भी पूरी तरह से चेक किया गया है, जिसमें तीनों माफ कीजिएगा 4 शख्स इस टोल कर्मी से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। 3 को जैसा मैंने बताया गिरफ्तार कर लिया है और एक शख्स अभी फरार है। अमलाहा टोल पे फास्टैग को लेकर और टोल के संबंध में जो है उज्जैन के कुछ व्यक्ति थे, वो भोपाल जा रहे थे एक शादी में, तो उनका विवाद जो है अमलाहा टोल प्लाजा वालों से हुआ है। उसमें एक व्यक्ति को चोट आई है और जिसमें जो है उनको अभिरक्षा में ले लिया गया है, जो आरोपी है उनको। खबर गुजरात से है, जहां पर गुजरात के वडोदरा में दिवाली की रात 2 गुटों के बीच झड़प की जांच क्राइम ब्रांच को अब सौंप दी गई है। इस मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि पानीगेट इलाके में दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई थी। इस दौरान गाड़ियों में आगजनी की गई, इसके अलावा दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई थी। सूचना मिलते ही वडोदरा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस दौरान पुलिस अधिकारी पर भी पेट्रोल बम से हमला किया गया, जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। पाबंदी के बावजूद दिवाली के मौके पर दिल्ली में आतिशबाजी चलती रही। हालांकि पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो दिवाली की अगली सुबह को प्रदूषण इस साल सबसे कम आंका गया है। देखिए परिमल कुमार की रिपोर्ट। पाबंदी के बाद भी दिवाली की रात चलते रहे पटाखे। अगली सुबह हवा खराब होनी ही थी। सुबह दिल्ली का AQI 325 तक जा पहुंचा। हालांकि दोपहर होते होते इसमें खासी कमी आ गई। इसमें शक नहीं कि बीते वर्षों के मुकाबले इस बार हवा कम प्रदूषित रही। 2021 में दिवाली के अगले दिन AQI 462 था, तो 2020 में 435, 2019 में 367 और 2018 में 390 दर्ज किया गया था। इस साल का जो एयर क्वालिटी रहा है वो सबसे बेहतर रहा है। ये जो है एकदम से करीब आपने देखा करीब 50-60 AQI पॉइंट्स का इजाफा हुआ इन 2-3 दिनों में। लेकिन अगर हम अभी भी मिटिगेटिव कदम उठाएं और सब अपने अपने कार्यकलापों में एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो हमारे वो होते हैं तरीके हैं उनको अपनाएं और ये जो हमने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं उनका हम अब पालन करेंगे तो जरूर मुझे उम्मीद है कि इसमें बेहतरी तो होगी। इस साल लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। पटाखे तो चले हैं, बच्चों ने चलाए हैं और कोई ऐसी महसूस नहीं हुआ कि पटाखों का जितना पहले दिवालियों पे होता था कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता था। थोड़े कम क्वांटिटी में पटाखे जले हैं। रहता हूँ मोती बाग साउथ दिल्ली में, बहुत पटाखे जले कि बैन होने के बाद जब मैं छत पे गया वो लगाने के लिए, मतलब दिए लगा रहा था, तो मैं बच्चों से कह रहा था मैं भाई फटाफट नीचे चलो कहीं ऊपर कुछ ना गिर जाए। रॉकेट चल रहे थे, फूट जड़ी, मतलब मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही नहीं तकलीफ हमारे इस इलाके में थी। अब दिवाली की रात की आतिशबाजी को लेकर दिल्ली सरकार आंकड़े जुटाएगी। क्योंकि जो टीमें आपने बनाई थी
उन्होंने ग्राउंड स्तर पर क्या कार्रवाई की है? वो अभी उसकी रिपोर्ट अभी कंपाइल होकर नहीं आई है, जब आएगी तो आपको हम सबमिट करेंगे। मेरा कहना है कि हवा भी साथ दे, दिल्ली के लोग भी साथ दें, सब लोग मिलकर प्रयास करें, प्रदूषण कम होना चाहिए। लक्ष्य तो हमारा यही है, क्रेडिट की बात नहीं है, बात है कि प्रदूषण कम होना चाहिए। लेकिन अब भी दिल्ली और मुंबई दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार संस्थाओं की नहीं, सबकी है। नीति बनती है, बनाई जाती है, पालन हो इसके लिए सख्ती भी बरती जाती है। पर जब जंग जहरीली हवा से हो तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। जिम्मेदार और जागरूक बनेंगे तो ये जंग जीती जा सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिवाली के मौके पर दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंध के बावजूद जमकर पटाखे चले हैं। सिर्फ राजधानी में आग लगने की 200 से ज्यादा घटनाएं सामने आई। हादसों में कई लोग घायल भी हुए। मुंबई और उसके आसपास भी आग लगने के कई मामले सामने आए। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे जले। दिवाली की रात दिल्ली में पटाखों की वजह से आग लगने की 201 घटनाएं हुई, जबकि पिछले साल करीब 160 घटनाएं हुई थी। वहीं दिल्ली सरकार की कैट्स को दिवाली की रात लोगों के जलकर घायल होने के 140 कॉल मिले। इनमें दिल्ली एनसीआर में 97 लोग घायल हुए। कैट्स ने 35 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दिया से झुलसने वालों की तादाद 36 रही, जबकि पटाखों से 61 लोग झुलसे। इनमें 13 बच्चे और 84 वयस्क हैं। दिल्ली में दिवाली की रात आग लगने की 3 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें एक रेस्टोरेंट में आग लगना शामिल है। 12 बजे से 12 बजे तक हमें 201 कॉल हुई और 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है करीब 63 कॉल हुई। तो यू कैन से कि अगर दिवाली के ओकेजन में टोटल 264 कॉल हुई है। पुलिस दावा करती रही कि वो दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की खरीद फरोख्त पर सख्ती से पाबंदी लगा रही है, लेकिन सच ये है कि दिवाली की रात दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई। इसका असर सीधा दिल्ली और एनसीआर की हवा पर पड़ा। मुंबई में दीपावली की रात 26 आग के कॉल आए, जिसमें 17 जगहों पर आग आतिशबाजी से लगी। इसके अलावा पुणे में 17 आग के कॉल आए थे। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई। लेकिन ठाणे के उल्लासनगर से आई एक तस्वीर ने सबका दिल दहला दिया। 23 अक्टूबर की रात 2:30 बजे के करीब उल्लासनगर के गोल मैदान के पास हीरा पन्ना नामक इमारत की बालकनी में अचानक से धमाकों की आवाज आई। लोगों ने भागकर अपनी बालकनी से देखा तो नीचे खड़ा एक युवक रॉकेट दाग रहा था। हम सब परिवार के साथ बैठे थे, घर पे मेहमान आए हुए थे, तो अचानक एक फायरिंग कैसा होता है, एक ब्लास्ट हुआ मेरे गैलरी में। तो हम लोग सब लोग गए देखने के लिए क्या हुआ है। तो हमने देखा कि एक बंदा ऐसा रॉकेट लेके मतलब ऐसा कर रहा था कि पर्पसली कर रहा है कोई चीज़, और नशे में था, कौन था डोंट नो, अननोन पर्सन था वो या कोई था आई डोंट नो, लेकिन वो खड़ा होकर पर्पसली ऐसा पर्पसली कर रहा था। उस युवक की हैरान कर देने वाली हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उल्लासनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग है। वो जो लड़का है जो वीडियो में दिख रहा है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर करने के बाद हम लोगों ने तुरंत वो बच्चे की छानबीन में मेरी पुलिस लगा दी। उसमें वो बच्चे को हम लोगों ने ट्रेस किया, लेकिन वो माइनर होने की वजह से उसकी जानकारी हम आपको मतलब डिटेल नहीं दे सकते। राहत की बात यह रही कि आग लगने की इन घटनाओं में किसी की जान नहीं गई। दिल्ली में अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना संकट की वजह से करीब 2 साल तक त्योहारी सीजन में बाजार कमजोर रहा, लेकिन इस साल बाजारों की रौनक लौटी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस साल त्योहारी सीजन में करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ। दिल्ली के मशहूर बंगाली मार्केट में बंगाली स्वीट्स नाम की दुकान चला रहे गिरीश अग्रवाल के कारोबार की मिठास 2 साल बाद लौटी है। कोरोना में लगभग बैठ चुका कारोबार फिर कुलांचे भर रहा है। मेरे साथ बंगाली स्वीट के मालिक गिरीश अग्रवाल हैं। गिरीश जी, 2 साल बहुत मुश्किल रहे आपके लिए, इस बार बिजनेस कितना वापस आया? देखिए साहब, 2020 और 21 तो सभी के लिए मुश्किल रहा, लेकिन 2022 में जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुधार हुआ और लोग बाज़ार में निकले। लोगों के दिल से जो कोरोना का खौफ था वो निकल गया और लोगों ने हर त्यौहार मैं समझता हूँ बड़ी धूमधाम से मनाया। और ये समझिए कि
मैं समझता हूँ 80-85% बिजनेस वापस आ गया। त्योहारों के मौसम में दिल्ली के बाजार में कारोबार में बढ़ोतरी से व्यापारी खुश हैं। उनका बिजनेस धीरे धीरे वापस लौट रहा है और साथ ही 2020 और 2021 के दौरान कोरोना संकट की वजह से उन्हें बिजनेस में जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई भी हो रही है। त्योहारों के सीजन में कारोबार में सुधार का ये ट्रेंड पूरे देश में देखने को मिला है। व्यापारियों की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, नवरात्र के सीजन से ही कारोबार में जो सुधार का ट्रेंड शुरू हुआ वो दिवाली के दौरान और बेहतर हो गया। 2020-2021 में काफी नुकसान हुआ था कोरोना संकट की वजह से। इस बार क्या ट्रेंड्स हैं? 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। इसमें धनतेरस और दिवाली के दौरान भी बिक्री बढ़ी है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है इस 1.5 लाख करोड़? देखिए, धनतेरस की यदि बात करें तो ज्वेलरी और अन्य जो सामान है जो हम धनतेरस पर खरीदते हैं, लगभग पूरे देश में 45,000 करोड़ का व्यापार तो उन 2 दिनों के अंदर में हुआ। और क्योंकि ये लगातार त्योहार आ रहे हैं, अभी और त्योहार आने बाकी हैं, तो निश्चित रूप से 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होगा। और यदि यही ट्रेंड चलता है तो मुझे लगता है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है पूरे सीजन में। पूरे सीजन में। कोरोना संकट से पहले 2019 में त्योहारों के सीजन में करीब 90,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। असम के गोलपारा जिले में हफ्ते भर पहले हुए मियां म्यूजियम के उद्घाटन को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया। सरकार ने इस म्यूजियम को सील कर दिया है। सरकार की दलील ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान में मियां म्यूजियम स्थापित किया गया है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये म्यूजियम ऑल इंडिया मियां परिषद ने स्थापित किया है, जिसके प्रमुख मोहर अली और दूसरे नेता अब्दुल बातिन को नलवाड़ी जिले में अल कायदा के मॉड्यूल के रूप में काम करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मियां म्यूजियम की फंडिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि असम पुलिस ने अप्रैल से लेकर अब तक करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया, जिन पर आतंकी गतिविधियों में एक मॉड्यूल के रूप में काम करने के आरोप लगे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि यूके के अगले प्राइम मिनिस्टर अभी से एक्शन मोड में। हफ्ते भर पहले निर्वाचित कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में आधिकारिक रूप से पार्टी की कमान संभालेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में अपना कार्यभार संभालने से पहले खड़गे राजघाट पहुंचे। वहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल, वीर भूमि पर भी पहुंचे और समता स्थल पर भी देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब 10 बजे के बाद खड़गे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मौजूदगी में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। राहुल गांधी खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बीच से अब दिल्ली पहुंचे हैं। सोनिया गांधी का विदाई भाषण यहां पर होगा और इसके बाद खड़गे का भाषण होगा, जिसके बाद खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे और कमान संभालेंगे। इस मौके पर कांग्रेस शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, पार्टी के कई दिग्गज नेता पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हराया और कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। खड़गे को कांग्रेस डेलीगेट्स के 7,897 वोट मिले थे, जबकि थरूर को मात्र 1,072 वोट हासिल हुए थे। 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी में 24 साल बाद ऐसा हो रहा है कि गांधी परिवार के इतर कोई शख्स कांग्रेस अध्यक्ष बना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत और कांग्रेस की अंदरूनी जो गुटबाजी है उस पर लगाम कसना खड़गे के लिए बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष और विपक्षी दलों के बीच समन्वय बिठाना भी खड़गे के लिए बड़ा लक्ष्य रहने वाला है। तो आज बेहद ऐतिहासिक दिन कांग्रेस का रहने वाला है। आज खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनकर यहां पर कमान संभालेंगे और खास बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसे वक्त में कांग्रेस की कमान मिल रही है जब उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं।
एक तरफ राजस्थान का सियासी संकट है, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी उनकी तैयारियां देखने वाली बात होगी कि किस तरह से की जाती हैं अगले कुछ हफ्तों में, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती उनके सामने है। 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा उनके लिए रहने वाला है। खड़गे की ताजपोशी होने वाली है आज, और इस कार्यक्रम में ना सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि राहुल गांधी, देखिए खासतौर पर राहुल गांधी पहुंचे हैं दिल्ली भारत जोड़ो यात्रा से, और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना पहुंची है और कल एक बार फिर से राहुल गांधी वहां पर शामिल हो जाएंगे। उमाशंकर सिंह सीनियर एडिटर पॉलिटिकल ज्यादा जानकारी देंगे हमें, उनके साथ भी जुड़ने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि राहुल गांधी भी शामिल होने के लिए खास तौर पर दिल्ली पहुंचे हैं, तो और अशोक गहलोत भी राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि एक बार नॉन गांधी बने अध्यक्ष। हालांकि लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास हुए कि राहुल जी अध्यक्ष बने वापस, तो वही चुनौती दे सकते हैं मोदी जी को और सरकार को, एनडीए गवर्नमेंट को जो दे रहे वो। तो ये इस बार उन्होंने तय कर लिया कि नॉन गांधी अध्यक्ष बनना चाहिए, इसलिए आज खड़गे साहब बने और आज वो उनको चार्ज दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उनको कामयाब करें, कांग्रेस को मजबूत करें, नए सिरे से कांग्रेस के अंदर बूथ ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया कॉन्फिडेंस पैदा हो। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह। उमाशंकर, बहुत बड़ा दिन आज कांग्रेस के लिए है, ऐतिहासिक जिस तरह से आपने बताया भी था, लेकिन चुनौतियों का पूरा पहाड़ रहेगा खड़गे के सामने। जी बिल्कुल, देखिए, और चुनौती तो सबसे बड़ी राजस्थान की है। गहलोत साहब अभी बात कर रहे थे चुनौतियों की मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने, तो एक बड़ी चुनौती राजस्थान में कांग्रेस में जिस तरह की लड़ाई चल रही है, जिस तरह से वहां पे सत्ता का हस्तांतरण होना है, उसको लेकर है। तो देखना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि खुद एक पर्यवेक्षक के तौर पे गए हुए थे राजस्थान, वहां का झगड़ा निपटाने के लिए सीएलपी मीट होना था, वो नहीं हो पाया, और उसके बाद इसे एक बहुत बड़ी नाफरमानी मानी गई कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ। तो एक चुनौती राजस्थान की है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से खेमेबाजी रही है, जिस तरीके से जो G23 गुट के जो नेता हैं वो सवाल उठाते रहे हैं, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के समय वो तमाम नेता भी, ज्यादातर G23 के जो नेता हैं वो मौजूद थे नामांकन के वक्त। तो इससे ये माना जा रहा है कि जो एक खेमेबाजी थी वो शायद अब खत्म हो गई है। लेकिन देखना होगा कि खड़गे किस तरीके से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं और कैसे एक शेप जो है वो पार्टी को देते हैं, नीतियों का निर्धारण किस तरह से करते हैं कि पार्टी किस तरह से आगे बढ़े। 2024 का चुनाव सामने है, उसके पहले अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है। अगले साल जो है वो 3 राज्यों में, महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। तो अब दारोमदार जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर होगा, क्योंकि एक लंबे समय से मांग उठती रही कांग्रेस पार्टी के भीतर की गैर गांधी जो है वो अध्यक्ष हो, और G23 के नेताओं ने इस मांग को मुखरता से उठाया। तो अब आगे की राह देखनी है किस तरीके से होगी। अभी फिलहाल यहाँ कांग्रेस मुख्यालय के मैदान में एक मंच सजा हुआ है, जहाँ अब से थोड़ी देर के बाद सोनिया गांधी पदभार सौंपेंगी मल्लिकार्जुन खड़गे को, और खड़गे जो है वो अध्यक्ष के कमरे में जाकर अपनी कुर्सी संभालेंगे। बिल्कुल उमाशंकर, लेकिन कुछ देर पहले हमने अशोक गहलोत को भी सुना, और वो अभी भी यही जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चाहते थे कि गांधी परिवार से ही अध्यक्ष हो, लेकिन अब जब खड़गे को कमान सौंपी जाएगी तो तमाम दिग्गज यहाँ पर शामिल होंगे। जी बिल्कुल, देखिए, जो तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो ये जरूर मांग करते रहे कि राहुल गांधी जो हैं वो अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 में चुनावी हार के बाद राहुल गांधी ने जब पद छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, और वो नहीं बल्कि गांधी परिवार का कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा, न सोनिया गांधी न ही प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन उस समय स्थिति इस तरह की थी कि अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी को फिर ये पदभार संभालना पड़ा, और फिर कई साल तक वो इस पद पे रही। लेकिन बीच में चुनाव की प्रक्रिया जो है वो चलती रही, लंबी प्रक्रिया चली, जो प्राथमिक सदस्य बनाने से लेकर और उसके बाद जो डेलीगेट्स हैं बनाने तक वो चली, और उसके बाद ये चुनाव हुआ है। 17 अक्टूबर को 19 को नतीजे आए हैं, आज उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो अब
तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ को किस तरह से मजबूत करते हैं, ये देखना होगा। और एक बड़ी बात ये भी कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसलों पे गांधी परिवार का जो साया है वो नजर आता है, या ये फिर स्वतंत्र तरीके से अध्यक्ष के तौर पे अपना कार्यकाल आगे बढ़ाते हैं, ये इस पे सबकी निगाह होगी। बिल्कुल उमाशंकर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो बस कुछ वक्त और कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाल लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रयागराज से खबर है जहां पर ग्लोबल अस्पताल पर बुलडोजर चल सकता है। प्लेटलेट्स की जगह यहां पर कथित तौर पर जूस चढ़ाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद अस्पताल सुर्खियों में आया। अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अस्पताल संचालक को नोटिस भेज दिया है। अस्पताल की इमारत को अवैध बताया गया और इसे ढहाने का नोटिस भेजा गया है। नोटिस में 28 अक्टूबर की डेट मेंशन की गई और इस दिन तक अस्पताल को खाली करना होगा। पीडीए का कहना है कि ग्लोबल अस्पताल ने नक्शा पास नहीं कराया था। कथित तौर पर जूस चढ़ाने के बाद मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया था। अब बड़ी कार्रवाई ग्लोबल अस्पताल पर की जाएगी। पीडीए ने इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है और 28 अक्टूबर की दिनांक दी गई है। अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया गया है। जो नोटिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस हॉस्पिटल को दिया, ये हॉस्पिटल सील था जब से ये वाकया हुआ, उसके बाद से इसको सील कर दिया गया था। तो अंदर कोई पेशेंट्स नहीं है, वो इट इज ऑलरेडी सील्ड, तो वो तो है ही। लेकिन कल एक नोटिस लगाया गया और ये नोटिस 19 तारीख का बताया जा रहा है। मतलब उसमें जो डेट लिखी हुई है वो 19 तारीख की लिखी हुई है और बेसिकली जो आप कह रही थी वही है। उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपने जो निर्माण है वो आपका अनधिकृत है और आपने जो प्रावधान होते हैं उसके अंतर्गत उसको नहीं बनाया है। और ये भी लिखा है कि आपको 2021 में 2 बार मौका दिया गया कि भाई आप हमारे सामने उपस्थित हों और उसके बाद क्या कहते हैं आप अपना पक्ष रखें, लेकिन आप नहीं आए। और इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि 28 अक्टूबर यानी मेरे ख्याल से फ्राइडे तक 11 बजे तक आप इसको वो कर दीजिए, खाली कर दीजिए और खाली करके उसके बाद की आगे की कार्रवाई फिर हम करेंगे। ये भी बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल एक गंभीर ये भी है कि अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट है उस जो डिस्प्यूटेड प्लेटलेट बैग था, उस मेडिकल रिपोर्ट की अभी तक कोई जांच हुई है। तो उस जांच में क्या आया ये भी अभी तक प्रशासन ने बताया नहीं है, लेकिन बहुत गंभीर मामला था। जैसा कि आपको याद होगा, ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये वही डिस्प्यूटेड प्लेटलेट बैग है। और ये जो रिश्तेदार हैं 32 साल के जो मरीज थे जो मर गए, उनका ये कहना है कि हमको ये बताया गया बाद में दूसरे डॉक्टरों द्वारा कि हमारे मरीज को मौसमी जूस और केमिकल्स मिला के चढ़ाया गया। अब ये सही है कि नहीं ये तो जांच ही बताएगी या जांच की रिपोर्ट का खुलासा होगा तब पता लगेगा। लेकिन इसके अगले दिन आपको याद होगा 10 लोगों को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया था और दीज पीपल ये लोग एक फेक प्लेटलेट गैंग चला रहे और ये लोग प्लाज्मा को प्लेटलेट के रूप में पास ऑफ कर रहे थे। तो गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन पुलिस ने ये नहीं कहा था कि ये इस हॉस्पिटल से या इस केस से रिलेटेड है। लेकिन दोनों केसेस इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अब ये डेमोलिशन का नोटिस है। अब नोटिस का कोई जवाब ये लोग देते हैं या फिर कोर्ट में कोई कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये नोटिस कल चिपकाया जरूर गया। असम के गोलपारा जिले में हफ्ते भर पहले एक मियां म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने इस म्यूजियम को सील कर दिया है और सरकार की दलील ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में मियां म्यूजियम स्थापित किया गया, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये म्यूजियम ऑल इंडिया मियां परिषद ने स्थापित किया है, जिसके प्रमुख मोहर अली और दूसरे नेता अब्दुल बातेन को नलवाड़ी जिले में अलकायदा के मॉड्यूल के रूप में काम करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मियां म्यूजियम की फंडिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि असम पुलिस ने अप्रैल से लेकर अब तक करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन पर आतंकी गतिविधियों में एक मॉड्यूल के रूप में काम करने के आरोप लगे।
असम में अब एक नई कंट्रोवर्सी हो रही है, जबकि पिछले रविवार को असम के ग्वालपारा जिले के लखीमपुर में एक संगठन ने जो बंगाली मूल के मुस्लिम हैं असम के, उनका संगठन है मियाँ परिषद, उन्होंने एक मियाँ म्यूजियम स्थापित किया। उनका ये बात था कि ये जो म्यूजियम है वो जो बंगाली मुस्लिम हैं असम में उनकी जो कल्चर या फिर ट्रेडिशन को दर्शाता हुआ एक म्यूजियम है, इसको रविवार को स्थापित किया। और इसके बाद ही एक कंट्रोवर्सी छिड़ गया असम में, जबकि बीजेपी के बहुत सारे विधायकों ने ये कहा कि इस म्यूजियम को बंद कर देना चाहिए, ऐसी डिमांड भी उठी। और कल मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस इसकी छानबीन करेगी कि ये मियाँ म्यूजियम के फंडिंग के पीछे कौन है। और उन्होंने ये भी क्वेश्चन उठाया था कि जो ये मियाँ म्यूजियम में जो चीज़ दिखाए गए हैं ये क्या जो बंगाली मुस्लिम है उनका कल्चर है या नहीं, ये भी प्रश्न उन्होंने उठाया था। और इसके बाद हमने देखा कि राज्य सरकार ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की है। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ग्वालपाड़ा जिले का, उन्होंने जो घर है जिसमें मियाँ म्यूजियम को स्थापित किया गया था उसको सील कर दिया। सरकार का ये तर्क है कि ये जो घर है जहाँ पे इसको म्यूजियम को बनाया गया था, ये एक्चुअली जो प्रधानमंत्री आवास योजना का तहत है और इसको दिया गया है जो रूरल पुअर है उनको रहने के लिए, ना कि म्यूजियम बनाने के लिए, इसलिए इसको सील कर दिया गया था। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मियाँ परिषद जिन्होंने ये मियाँ म्यूजियम जो स्थापित किया था, इनके नेता मोहर अली और एक नेता, उनको पुलिस ने डिटेन किया। और ये जो डिटेंशन हुई उनकी शाम को, ये डिटेंशन असम के नलबारी जिले में अलकायदा से संयुक्त एक टेरर मॉड्यूल को इस महीने में पहले बस्ट किया गया था और उस केस के तहत अब इनको डिटेन किया गया है। और इसके साथ साथ उस जो रविवार को जो इनॉग्रेशन हुआ था इस म्यूजियम का, उसमें शामिल हुए थे तनु दादू मियाँ, और ये तनु दादू मियाँ को भी अब इसी केस में डिटेन किया गया है। और दादू मियाँ असम के आम आदमी पार्टी के मेंबर भी हैं, मगर आम आदमी पार्टी ने इस इशू पे उनसे डिस्टेंस कर लिया है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश के सीहोर में आखिर क्यों टोल कर्मियों और कार सवारों के बीच चाकू चला। मध्य प्रदेश के सीहोर में अमला टोल नाके पर टोल कर्मियों और कार सवारों में फास्टैग को लेकर विवाद हो गया। विवाद इस हद तक बढ़ा कि 4 यात्रियों ने मिलकर एक टोल कर्मचारी पर हमला कर दिया और उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल टोल कर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और घटना की सूचना मिलने पर अमलोहा और आष्टा पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और इसी के आधार पर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। अमलाहा टोल पे फास्टैग को लेकर और टोल के संबंध में जो है उज्जैन के कुछ व्यक्ति थे, वो भोपाल जा रहे थे एक शादी में, तो उनका विवाद जो है अमलाहा टोल प्लाजा वालों से हुआ है। उसमें एक व्यक्ति को चोट आई है और जिसमें जो है उनको अभिरक्षा में ले लिया गया है, जो आरोपी है उनको। 3-4 लोग एक कार में सवार होकर उज्जैन के बख्शीपुर से भोपाल की तरफ एक बारात में जा रहे थे और यहीं पर इंदौर और भोपाल रोड पर अमलाहा टोल नाका है। यहाँ पर फास्टैग को लेकर इनका कुछ विवाद हुआ, क्योंकि बताया गया कि फास्टैग की जो खुद से स्वचालित रसीद है वो कटी नहीं और उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। तो इसके बाद इन लोगों ने वहाँ कार से निकले हैं। आप उन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इसके बाद इनका टोल कर्मी से विवाद होता है और इसके बाद कथित तौर पर इसमें से एक शख्स ने वहाँ नंद किशोर वर्मा, एक टोल कर्मचारी हैं, उनको चाकू मार दिया। घायल अवस्था में नंद किशोर वर्मा को भोपाल रेफर किया गया है और 3 लोग थे, एक शफाक खान और एक रमीज और समीर। इन तीनों लोगों को अमलाहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक शख्स इसमें फरार बताया जा रहा है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली थी, अमलाहा और आष्टा 2 जगहों की पुलिस वहां टोल नाके पर पहुंच गई थी। सीसीटीवी को भी पूरी तरह से चेक किया गया है, जिसमें 4 शख्स इस टोल कर्मी से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। 3 को जैसा मैंने बताया गिरफ्तार कर लिया है और एक शख्स अभी फरार है।
गुजरात के वडोदरा में दिवाली की रात को दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी। अब इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। इस मामले में 17 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि पानीगेट इलाके में दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई थी। इस दौरान गाड़ियों में आगजनी भी की गई और दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। सूचना मिलते ही वडोदरा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पुलिस अधिकारी पर भी पेट्रोल बम से हमला किया गया, जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। और पाबंदी के बावजूद दिवाली के मौके पर दिल्ली में आतिशबाजी चलती रही। हालांकि पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर अगर गौर फरमाएं तो दिवाली की अगली सुबह का प्रदूषण इस साल सबसे कम आंका गया। देखिए परिमल कुमार की रिपोर्ट। पाबंदी के बाद भी दिवाली की रात चलते रहे पटाखे। अगली सुबह हवा खराब होनी ही थी। सुबह दिल्ली का AQI 325 तक जा पहुंचा। हालांकि दोपहर होते होते इसमें खासी कमी आ गई। इसमें शक नहीं कि बीते वर्षों के मुकाबले इस बार हवा कम प्रदूषित रही। 2021 में दिवाली के अगले दिन AQI 462 था, तो 2020 में 435, 2019 में 367 और 2018 में 390 दर्ज किया गया था। इस साल का जो है जो एयर क्वालिटी रहा है वो सबसे बेहतर रहा है। ये जो है एकदम से करीब आपने देखा करीब 50-60 AQI पॉइंट्स का इजाफा हुआ इन 2-3 दिनों में। लेकिन अगर हम अभी भी मिटिगेटिव कदम उठाएं और सब अपने अपने कार्यकलापों में एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो हमारे वो होते हैं तरीके हैं उनको अपनाएं और ये जो हमने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं उनका हम अब पालन करेंगे तो जरूर मुझे उम्मीद है कि इसमें बेहतरी तो होगी। इस साल लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। पटाखे तो चले हैं, बच्चों ने चलाए हैं और कोई ऐसी महसूस नहीं हुआ कि पटाखों का जितना पहले दिवालियों पे होता था कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता था। थोड़े कम क्वांटिटी में पटाखे जले हैं। रहता हूँ मोती बाग साउथ दिल्ली में, बहुत पटाखे जले कि बैन होने के बाद जब मैं छत पे गया वो लगाने के लिए, मतलब दिए लगा रहा था, तो मैं बच्चों से कह रहा था मैं भाई फटाफट नीचे चलो कहीं ऊपर कुछ ना गिर जाए। रॉकेट चल रहे थे, फूट जड़ी, मतलब कि वो मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नहीं तकलीफ हमारे इस इलाके में थी। अब दिवाली की रात की आतिशबाजी को लेकर दिल्ली सरकार आंकड़े जुटाएगी। क्योंकि जो टीमें आपने बनाई थी उन्होंने ग्राउंड 408 क्या कार्रवाई की है? वो अभी उसकी रिपोर्ट अभी कंपाइल होकर नहीं आई है। जब आएगी तो आपको हम सबमिट करेंगे। मेरा कहना है कि हवा भी साथ दे, दिल्ली के लोग भी साथ दें, सब लोग मिलकर प्रयास करें। पोल्यूशन कम होना चाहिए, लक्ष्य तो हमारा यही है। क्रेडिट की बात नहीं है, बात है कि प्रदूषण कम होना चाहिए। लेकिन अब भी दिल्ली और मुंबई दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार संस्थाओं की नहीं, सबकी है। नीति बनती है, बनाई जाती है, पालन हो इसके लिए सख्ती भी बरती जाती है। पर जब जंग जहरीली हवा से हो तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। जिम्मेदार और जागरूक बनेंगे तो ये जंग जीती जा सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। दिवाली के मौके पर दिल्ली NCR में प्रतिबंध के बावजूद जमकर पटाखे चले हैं। सिर्फ राजधानी में आग लगने की 200 से ज्यादा घटनाएं सामने आई। हादसों में कई लोग घायल भी हुए हैं। वही हाल मुंबई का भी रहा। उसके आसपास के इलाकों में भी आग लगने की कई घटनाएं सामने आई। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी दिल्ली NCR में जमकर पटाखे जले। दिवाली की रात दिल्ली में पटाखों की वजह से आग लगने की 201 घटनाएं हुई, जबकि पिछले साल करीब 160 घटनाएं हुई थी। वहीं दिल्ली सरकार की कैट्स को दिवाली की रात लोगों के जलकर घायल होने के 140 कॉल मिले। इनमें दिल्ली NCR में 97 लोग घायल हुए। कैट्स ने 35 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दिया से झुलसने वालों की तादाद 36 रही, जबकि पटाखों से 61 लोग झुलसे। इनमें 13 बच्चे और 84 वयस्क हैं। दिल्ली में दिवाली की रात आग लगने की 3 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें एक रेस्टोरेंट में आग लगना शामिल है। 12 बजे से 12 बजे तक हमें 201 कॉल हुई और 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है करीब 63 कॉल हुई। तो यू कैन से कि अगर दिवाली के ओकेजन में टोटल 264 कॉल हुई है। पुलिस दावा करती रही कि वो दिल्ली और NCR में पटाखों की खरीद फरोख्त पर सख्ती से पाबंदी लगा रही है, लेकिन सच ये है कि दिवाली की रात दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई। इसका असर सीधा
दिल्ली और एनसीआर की हवा पर पड़ा। मुंबई में दीपावली की रात 26 आग के कॉल आए, जिसमें 17 जगहों पर आग आतिशबाजी से लगी। इसके अलावा पुणे में 17 आग के कॉल आए थे। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई। लेकिन ठाणे के उल्लासनगर से आई एक तस्वीर ने सबका दिल दहला दिया। 23 अक्टूबर की रात 2:30 बजे के करीब उल्लासनगर के गोल मैदान के पास हीरा पन्ना नामक इमारत की बालकनी में अचानक से धमाकों की आवाज आई। लोगों ने भागकर अपनी बालकनी से देखा तो नीचे खड़ा एक युवक रॉकेट दाग रहा था। हम सब परिवार के साथ बैठे थे, घर पे मेहमान आए हुए थे, तो अचानक एक फायरिंग कैसा होता है, एक ब्लास्ट हुआ मेरे गैलरी में। तो हम लोग सब लोग गए देखने के लिए क्या हुआ है। तो हमने देखा कि एक बंदा ऐसा रॉकेट लेके मतलब ऐसा कर रहा था कि पर्पसली कर रहा है कोई चीज़, और नशे में था, कौन था डोंट नो, अननोन पर्सन था वो या कोई था आई डोंट नो, लेकिन वो खड़ा होकर पर्पसली ऐसा पर्पसली कर रहा था। उस युवक की हैरान कर देने वाली हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उल्लासनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग है। वो जो लड़का है जो वीडियो में दिख रहा है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर करने के बाद हम लोगों ने तुरंत वो बच्चे की छानबीन में मेरी पुलिस लगा दी। उसमें वो बच्चे को हम लोगों ने ट्रेस किया है, लेकिन वो माइनर होने की वजह से उसकी जानकारी हम आपको मतलब डिटेल नहीं दे सकते। राहत की बात यह रही कि आग लगने की इन घटनाओं में किसी की जान नहीं गई। दिल्ली में अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से जारी है और मंदिर निर्माण का करीब 50% काम पूरा हो चुका है। ये दावा है साइट पर काम कर रहे इंजीनियर्स का। दिवाली के मौके पर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव ने एक बार फिर ये दावा किया है कि मंदिर निर्माण को 2023 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। हम इस वक्त अयोध्या में जो अंडर कंस्ट्रक्शन राम मंदिर है उसकी साइट पे हैं। 2 दिन पहले यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने इस एरिया का इंस्पेक्शन किया। उसके बाद जो ट्रस्ट राम मंदिर बना रही है उन्होंने हमें भी ये दिखाने के लिए आज बुलाया कि भाई कितना काम हो चुका है। जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जो डेडलाइन है या जो रेस है वो ये है कि दिसंबर 2023 तक ये मंदिर या इसका अंश कम से कम प्रेयर्स के लिए खुल जाए, डेवोटीज के लिए खुल जाए। ये पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में जैसा कि हम जानते हैं नेशनल इलेक्शन है, लेकिन पॉलिटिक्स से बियॉन्ड जहां जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनसे भी बात करना जरूरी है। सर अपना परिचय एक बार दे दें। मेरा नाम सुगौतो धर है, मैं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड पीएमसी जॉब देख रहा हूँ। शौगतो दा ये बताइएगा सबसे पहले तो थोड़ा सा जब हम ये पत्थर वत्थर देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आप इंजीनियर हैं, आपको ज्यादा आइडिया है। थोड़ा सा जरा हमारे दर्शकों को समझाइए ये जो पत्थर हम देख रहे हैं क्या है और कितना काम हुआ है। जो जिसके ऊपर खड़ा है ये हमारा ग्रेनाइट स्टोन का टॉप लेवल है। हमारा ग्रेनाइट स्टोन का ऑलमोस्ट 95% खत्म हो गया, 5% थोड़ा बहुत बचा है। और हमारा बंसी पहाड़पुर स्टोन जो देख रहा है जिसमें कारुकार्य जो दिखाई दे रहा है ये मेनली हमारा एक काम है। ये स्टोन का मेन क्या है, पूरा 0 लेवल से मिलाना है, तो ज्यादा फास्ट भी नहीं कर पाएगा, ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं, प्रोपोर्शनली चलते रहेगा, तो इसको एकदम फिनिश करना है। तो जैसा कि शौगतो जी बता रहे थे अलग अलग हिस्से हैं, मैं थोड़ा सा और आपको दिखा दूं। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से प्रमोद श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ। सर आप भी ये बता दीजिए कि ये जो पत्थर लगे हुए हैं ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये कहाँ लगेंगे? ये फर्स्ट फ्लोर पे लगाए जाएंगे। ये ग्राउंड फ्लोर अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं ये इस समय हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। ठीक है। इसके ऊपर जब ये लगने शुरू होंगे तो ये पत्थर लगेंगे बंसी पहाड़पुर के, तो इसके बाद फिर मकराना के लगेंगे। इसको इस तरह से बना रहे हैं कि इससे 1000 साल तक ये मंदिर एज इट इज रहे, कोई भी भूकंप कितना भी रिएक्टर पे आ जाए तो कहीं से कोई क्षति ना हो। और आप लोगों के लिए मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है कि टाइम पे रहे काम, और क्या आप अभी संतुष्ट हैं जिस तरह से काम हो? हाँ, बहुत संतुष्ट हैं काम की प्रगति से। और आप अभी एक टावर भी दिखा रहे थे, आप बता रहे थे कि मतलब जिस तरह से आपने सोचा था उसी तरह से काम हो रहा है फिलहाल। थोड़ा सा अगर आप समझा पाए सर, क्या मतलब किस तरह काम अभी तक आगे बढ़ा है और कितना अभी बाकी है? और वही जमीन के नीचे 55 से 60 फीट एक कंक्रीट हो गई, उसे रॉक कह सकते हो। फिर उसके ऊपर 21 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थरों की प्लिंथ हो गई, उसे कुर्सी कहेंगे। कुर्सी बनने के बाद ये पत्थर
मंदिर के पत्थर, कार्विंग किए हुए पत्थर इंस्टॉल होने शुरू हो गए। गर्भगृह के आसपास का 6 लेयर रखी गई हैं। तो इट इज ए वेरी गुड प्रोग्रेस, वेरी गुड प्रोग्रेस। जाहिर सी बात है कि क्या कहते हैं कि बिना पॉलिटिक्स के इस देश में, और खासकर जब अयोध्या जैसी जगह की बात है, काम नहीं चलता है। लेकिन फिलहाल वो यही कह रहे हैं कि उनका काम की प्रगति, उनके काम की प्रगति, उनके मंदिर की सही चल रही है। प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए अब देख लेते हैं 5 बड़ी खबरें जिन पर आप YouTube पर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी खबर, जूस चढ़ाया गया ग्लोबल हॉस्पिटल में, अब इस अस्पताल को ढहाने की कोशिश की जाए। दूसरी बड़ी खबर, आज कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालेंगे खड़गे और इसके लिए तमाम दिग्गज जुटने वाले हैं कांग्रेस मुख्यालय में। तीसरी बड़ी खबर है, 2 दिन बाद ही असम का मियां म्यूजियम सील कर दिया गया है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। साथ ही ब्रिटेन में 10 दिन बाद फिर से मंत्री बनी हैं सुएला, भारत के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में आई थी। 5वीं बड़ी खबर, यूक्रेन को लेकर, जल्द ही यूक्रेन छोड़ें भारतीय, इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है।